नमस्कार बच्चों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सीजी बोर्ड क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी 2020 के प्रश्न पत्र को लेकर कि बोर्ड में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और विद्यार्थियों को इन प्रश्नों के उत्तर किस तरह से लिखना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं प्रश्न पत्र के साथ साथ आपको एक आदर्श उत्तर भी दिखाऊंगा जो बोर्ड द्वारा तैयार किया जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको फायदा मिल सके। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। इस पूरे वीडियो को आप लोग देखिए। ये आपको पता है 3 घंटे का और पूर्णांक 75 अभी निर्देश दिया है, इसे तो आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको सीधे प्रश्न पत्र की ओर ले जाता हूँ। प्रश्न 1 सेट ए का ये प्रश्न पत्र है। प्रश्न 1 आया था सेट ए में, खंडा सही विकल्प चुनकर लिखिए। अलकस शब्द का अर्थ है, 4 ऑप्शन है, आप लोग भी अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। कम से कम ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो अलकस शब्द का अर्थ क्या है? आलस्य। ठीक है। प्रश्न 2 कन्यादान कविता में संवाद हो रहा है। तो कन्यादान कविता में संवाद हो रहा है ये माँ और बेटी के बीच। ठीक है, ये याद रखेंगे। हालांकि ये प्रश्न इस बार आपके कोर्स में नहीं है कोविड-19 की वजह से। ठीक है। प्रश्न 3 आया था, देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। यह काव्य पंक्ति है। तो ये काव्य पंक्ति है चंद्रघना से लौटती बेर। ये पाठ भी इस वर्ष आपके कोर्स में नहीं है। चौथा, घीसा ने अंतिम विदाई में अपनी गुरु माँ को क्या भेंट दी। ये पाठ है आपके प्रश्न इस बार आपके कोर्स में। तो घीसा ने अंतिम विदाई में अपनी गुरु माँ को क्या भेंट दी? तरबूज। क्या दिया था? तरबूज। ठीक है। प्रश्न 5 था, सही विकल्प है मीरा के आराध्य थे। तो मीरा के आराध्य कौन थे? कृष्ण। प्रश्न 1 का खंड व देखते हैं, उचित संबंध जोड़िए। ये आप लोग कर सकते हैं, आसान है। तो अपनी अपनी बीमारी किस विधा के अंतर्गत आता है? किस विधा के अंतर्गत है? अपनी अपनी बीमारी। ये आपकी व्यंग्य विधा है। ठीक है, कौन सी विधा है? व्यंग्य। एक था पेड़ और एक था ठूंठ। ये कल परसों इस पाठ को मैं पढ़ाया हूँ आपको। यह निबंध विधा है, याद रखेंगे। अमर शहीद वीर नारायण सिंह है, यह जीवन वृत्त है। साध साध कविता है। मरिया और मरिया क्या है? कहानी है। ठीक है, तो ये सही जोड़ी बिल्कुल सही है। अब आगे प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो ये इसका उत्तर देखिए, देवदास बंजारे खाली स्थान के शीर्षस्थ कलाकार थे। तो देवदास बंजारे किस विधा के शीर्षस्थ कलाकार थे? ये है पंथी नृत्य। क्या उत्तर लिखेंगे? पंथी नृत्य। दूसरा लिखेंगे, अमरकंटक ने अपनी आत्मा से खाली स्थान को जन्म दिया है। तो अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है, लिख लेंगे आप लोग। तीसरा, निर्झर में गति है और खाली स्थान में आएगा यौवन है। ये कविता है, आपको पूरा करना है। तो निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धरती के हीरा खाली स्थान को कहा जाता है। धरती की हीरा किसे कहा जाता है? मनुष्य को। ठीक है। और अंतिम प्रश्न, भूख तो अपने आप में एक खाली स्थान होती है। तो भूख अपने आप में क्या होती है? माटी वाली पार्ट से है ये, साग होती है। इसका उत्तर क्या आएगा? साग। ठीक है। प्रश्न 2, काले माथे वाली चिड़िया किस तरह से मछली पकड़ती है। तो इसका उत्तर तो आप लोग लिख सकते हैं। हालांकि मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ आदर्श उत्तर दिखाऊंगा। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, काले माथे वाली चिड़िया तालाब के ऊपर पंख फैलाए मंडराती रहती है और जल की सतह पर मछली को देखते ही झपट्टा मारकर उसे अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाती है। तो ये इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न ये भी बहुत आसान है, नीचे लिखे शब्दों में निहित प्रत्ययों को अलग कीजिए। तो प्रत्यय आपको पता है, प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के अंत में। ठीक है, तो लड़की में कौन सा प्रत्यय है? लड़की में ई प्रत्यय है। देखिए अंतिम लड़की, ठीक क्या है? लड़की। ठीक है, इसमें ई प्रत्यय है। मालकिन में कौन सा प्रत्यय है? मालकिन में आपका देखिए मालकिन, तो इन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इन प्रत्यय, याद रखेंगे। उसी प्रकार से ठाकुराइन में कौन सा प्रत्यय है?
ठकुराइन, तो इसमें आइन प्रत्यय लगा है। क्या लगा है? आइन। ये मैं पाठ पढ़ाते समय आपको बता चुका हूँ, आप लोग देखे होंगे। त्यागी, तो त्यागी में आपका ई प्रत्यय है। त्यागी में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय। ये बहुत आसान है। अब प्रश्न देखिए, कवि द्वारा घर के आंतरिक भाग अथवा अंतःपुर में आईना लटकाने का आशय क्या है? मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आदर्श उत्तर अभी दिखाऊंगा। एक बार प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बदली हुई परिस्थितियों में अब राजदंड किसे बनाया जाएगा? रीतिबद्ध काव्यधारा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। शक्ति की आराधना जवारा का वर्णन कीजिए। पुरस्कार कहानी प्रेम और संघर्ष का अनूठा उदाहरण है, इस कथन के पक्ष में अपना विचार दीजिए। तो पुरस्कार कहानी इस बार आपके कोर्स में नहीं है। लेखक की मां को जेब कतरे ने पैसे क्यों भेजे? छायावाद की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखिए। ठीक है, तो ये सभी हम अभी आदर्श उत्तर दिखाएंगे। और क्या प्रश्न आया था एक बार देखते हैं। ये भावार्थ का अथवा प्रश्न 12 आया था, देख सकते हैं आप लोग। दुनिया में क्या नहीं, कौन सी चीज मैंने अपने हाथों पैदा नहीं की, ये मजदूर पाठ का है। इस कथन को ध्यान में रखकर मजदूरों के द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को अपने शब्दों में लिखिए। और बीमारी शब्द को लेखक ने किन किन संदर्भों में प्रयोग किया है? टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस बार आपके कोर्स में है, ठीक है। प्रश्न 3, श्री कुमार की माँ क्या कहते कहते रो पड़ी और शुष्कत आवत हुई भैया मोर पंक्ति के अनुसार दुल्हन की मनोदशा का वर्णन कीजिए। अभी उत्तर बताते हैं, एक बार प्रश्न पत्र का अवलोकन करें। प्रश्न 15 है, मीरा को जो अमोलक वस्तु मिली है उसके बारे में भी क्या क्या बता रही है? अपने शब्दों में लिखिए। लेखक बनने के लिए शरद बाबू के क्या क्या सुझाव थे? प्रश्न 16, अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश आप लोग लिख सकते हैं। अपठित गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर आपके गद्यांश में ही है। अपठित गद्यांश में आप लोग ध्यान दें, आपको 3-4 बार गद्यांश को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, ठीक है। इन प्रश्नों का उत्तर गद्यांश में ही है। अगर पढ़ते हैं ठीक से तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, हालांकि मैं भी सबका उत्तर बताऊंगा। तो ये इसका प्रश्न है, ठीक है। अभी उत्तर बताएंगे, आसान है। अगला प्रश्न आया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ उठाने हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय को आवेदन पत्र लिखिए। लगातार 2 वर्ष से प्रश्न आ रहा है, तो इससे आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। आवेदन पत्र बच्चों कोई भी आए, आपको ध्यान रखना है हमें आवेदन पत्र किसे लिखना है और उसका विषय क्या है। ये 2 चीज़ अगर आप लोग समझ जाते हैं तो आप कोई भी आवेदन पत्र को आसानी से लिख सकते हैं, पूरे 5 नंबर ले सकते हैं। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि आवेदन पत्र किसे लिखना है और उस आवेदन पत्र का विषय क्या है, आपको आवेदन पत्र में क्या दर्शाना है, ठीक है। दूसरा पत्र आया था, अपनी बड़ी बहन की विवाह की तैयारियां संबंधी जानकारी देते हुए अपनी सहेली या दोस्त को पत्र लिखिए, ठीक है। तो ये अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आया है। और प्रश्न 18, निबंध तो आप लोग लिखते ही हैं, लेकिन निबंध भी हमको बहुत अच्छे ढंग से सुंदर शब्दों में लिखना है ताकि पूरे 8 में 8 अंक हमको मिल सके। तो निबंध कैसे लिखना है मैं इस वीडियो में सारा बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहें। ये निबंध के विषय से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर बोर्ड द्वारा किस प्रकार से तैयार किया गया था, ताकि आने वाले परीक्षा में हम इसी प्रकार से प्रश्नों का उत्तर लिख सकें और बेहतर अंक प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो प्रश्न 4 से देखते हैं। प्रश्न 4 क्या था आपका? प्रश्न 4 था, कवि द्वारा घर के आंतरिक भाग अथवा अंतःपुर में आईना लटकाने का आशय क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, इस प्रकार से आपको लिखना है, कवि द्वारा घर के अंदर आईना लटकाने से चिड़िया अंदर आकर आईने पर अपने प्रतिबिंब को चोंच मारती है। इस खटखट आवाज से ऐसा लगता है कि कोई जगाने आया है। बार बार चिड़िया के आने से उस घर में उनकी चहल पहल संतुष्ट करती है। इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। ये बोर्ड का जारी किया हुआ उत्तर है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इसे ठीक से देखिए आप लोग, ठीक है। प्रश्न 5 के उत्तर कैसे लिखेंगे? प्रश्न 5 था आपका, बदली हुई परिस्थितियों में अब राजदंड किसे बनाया जाएगा? तो इसका उत्तर लिखेंगे, बदली हुई परिस्थितियों में अब फावड़े और हल को राजदंड बनाया जाएगा, क्योंकि देश का विकास करने वाले मजदूर और किसान ही होंगे, ठीक है। प्रश्न 6 था, रीतिबद्ध काव्यधारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो अनेक कवि हैं, यहाँ केशवदास मत्तीराम ये उत्तर दिया था, देव कुलपति पद्माकर चिंतामणि ये भी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। इनके अलावा और भी हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न 7,
आपका प्रश्न था शक्ति की आराधना जवारा का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, जवारा नवरात्रि में गेहूं के दाने बोकर उगाया जाता है। उगे हुए गेहूं के अंकुर के माध्यम से प्रकृति सबको शक्ति प्रदान करती है। जवारा गीत में इतनी शक्ति होती है कि कभी कभी सुनने वाले पर भी देवता चढ़ जाते हैं। महिलाएं केस खोलकर झूमने लगती है। ठीक है, ये जवारा के संबंध में जो प्रश्न आया था। और प्रश्न 8 का उत्तर, प्रश्न 8 क्या था देखिए आप लोग, पुरस्कार कहानी प्रेम और संघर्ष का अनूठा उदाहरण है, इस कथन के पक्ष में अपना विचार लिखिए। तो इसका उत्तर यह है, हालांकि ये प्रश्न जो है ये पार्ट इस बार आपके कोर्स में नहीं है। प्रश्न 9, जेब कतरे ने लेखक की मां को इसलिए पैसे भेजे। तो क्यों भेजे थे, ये प्रश्न है, क्योंकि जेब कतरे को लेखक के खत के द्वारा पता चल जाता है कि उसने उस व्यक्ति की जेब काटी है जिसकी नौकरी छूट गई है, माँ को पैसे भी नहीं भेज पा रहा है, उसकी जेब में मात्र 9 रुपये है। यह व्यक्ति तो उससे भी ज़्यादा विवश दयनीय स्थिति में है तथा उसके दिल में माँ के प्रति सम्मान तथा प्यार था। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 10 था आपका। प्रश्न 10 क्या है, छायावाद की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो ये छायावाद, ठीक है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद, ये सभी वाद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और कोई न कोई सेट में अलग अलग ये सब आया है। तो आपको ये सभी वाद हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, अच्छे से याद कीजिए। तो छायावाद की विशेषताएं लिख सकते हैं, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, व्यक्तिवाद की प्रधानता, प्रकृति प्रेम और सौंदर्य के चित्रण, करुणा और वेदना की अभिव्यक्ति, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली, अलंकार विधान। ठीक है, तो आपको 3 लिखना है, 3 विशेषताएं। ठीक है, अब प्रश्न 11 आपका था निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखिए। ठीक है, तो ये जो आप लोग पढ़े होंगे, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है, चित्रकूट की अनगर चौड़ी। तो ये पाठ चंद्रग्रहण से लौटती बेर से है, केदारनाथ अग्रवाल की रचना। हालांकि यह पाठ भी इस बार आपके कोर्स में नहीं है। तो इसका उत्तर यहाँ पर, इसका व्याख्या आपको कैसे लिखना है ये आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो पिछले जब से कोर्स बदला हुआ है आपका, केवल व्याख्या लिखिए प्रश्न आता है, हालांकि आप संदर्भ और प्रसंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका अथवा का उत्तर ये इस तरह है, आप देख सकते हैं। अथवा क्या था, बादल को घिरते देखा है, पाठ से जो पद्यांश आया है आपके प्रश्न पत्र में, यहाँ भी संदर्भ प्रसंग लिखेंगे। तो संदर्भ लिख सकते हैं, प्रसंग लिख सकते हैं। ठीक है, व्याख्या आप इस तरह कर सकते हैं। कवि वर्षा ऋतु में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने धवलगिरी की चोटियों पर छाए घने बादलों को देखा है। उन बादलों से गिरने वाली वर्षा की बूंदें ऐसी लगती है मानो ओस के कण हैं जो मानसरोवर में खिले हुए स्वर्णिम कमलों पर आच्छादित है। उनका सौंदर्य अप्रतिम है, बादल घिर घिर कर छा रहे हैं। तो बच्चों, ये सभी वीडियो मैं YouTube में उपलब्ध कर चुका हूँ, आपको सभी पाठ के वीडियो मिल जाएंगे। आप लोग YouTube में, है ना, मेरे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो को अवश्य आप लोग देखिए। ठीक है, प्रश्न 12, ये प्रश्न 12 था, दुनिया में क्या नहीं, कौन सी चीज मैंने अपने हाथों पैदा नहीं की। इस कथन को ध्यान में रखकर मजदूरों के द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को अपने शब्दों में लिखिए। तो मजदूर पाठ भी इस बार आपके कोर्स में नहीं है, उत्तर यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं। और ये बीमारी शब्द को लेखक ने विभिन्न संदर्भों में प्रयोग किया है। प्रश्न क्या आया था कि बीमारी शब्द को लेखक ने किन किन संदर्भों में प्रयोग किया है, टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशय है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। टैक्स देने के संदर्भ में जिसे व्यक्ति टैक्स देते हुए कहते हैं कि वे टैक्स के मारे मर रहे हैं, इस देश के कुछ लोग टैक्स की बीमारी से मरते हैं, एक संदर्भ हो गया। दूसरा, लेखक उन स्वस्थ प्रसन्न लोगों के संदर्भ में भी बीमारी शब्द का प्रयोग करते हुए व्यंग्य करते हैं कि इस बीमारी में मजा आता है या अच्छी लगती है, जिससे बीमार स्वस्थ हो जाता है। तीसरा लिख सकते हैं, दूसरों की बेईमानी देख देखकर कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, इस संदर्भ में भी चर्चा करते हुए लेखक ने बीमारी शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, और इसका दूसरा प्रश्न का उत्तर है, टैक्स को बीमारी के रूप में क्यों देख रहे हैं। टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का आशय है कि व्यक्ति अधिक से अधिक आय प्राप्त तो करता है और संपन्नता से जीवित भी रहता है, लेकिन अपने इस संपन्नता से अपने से सही ढंग से टैक्स को देना नहीं चाहता, तभी तो टैक्स को बीमारी कहा गया है। ठीक है, अगला उत्तर देखते हैं,
प्रश्न 13 का उत्तर हम किस तरह से लिखेंगे। तो प्रश्न 13 क्या था, श्री कुमार की माँ क्या कहते कहते रो पड़ी। तो देखिए इसका उत्तर कैसे लिखना है, यह आपके कोर्स में इस बार भी है। श्री कुमार की माँ अपने पति का स्मरण करते हुए कहती है कि उसने स्वयं यह गीत बनाया था, दूध दही पीबोन भैया नहीं पियन दारूला। लेकिन अब इसके विपरीत हो रहा है, सबके हाथ में मदिरा है और उसका सेवन कर वे पंचायत में बैठ फैसला करने आते हैं। वे बिना मरिया भात अथवा मृत्यु भोज खाए नहीं रह सकते। यह कहते कहते वह रो पड़ती है। ठीक है बच्चों, 13 का अथवा क्या प्रश्न था, शुष्कत आवत हुई भैया मोर, पंक्ति के अनुसार दुल्हन की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो ये पाठ आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन उत्तर आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न 14, कवि ने जीवन की समानता झरने से किन की रूपों में की है, अपने शब्दों में लिखिए। तो कवि ने जीवन की समानता झरने से की है। जिस प्रकार झरना विभिन्न बाधाओं को पार करता हुआ कभी पर्वतों से तो कभी किसी घाटी से, कभी समतल मैदान में तो कभी किसी वन के पेड़ों से टकराता है, वह निर्बाध गति से आगे बढ़ता ही जाता है, रुकता नहीं, क्योंकि गतिशीलता ही उसका गुण है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी है। जीवन के संघर्षों सुख दुख का मनुष्य सामना करता हुआ जीवन पथ पर निरंतर अग्रसर होता है। गतिशीलता ही उसका जीवन है। जिस दिन वह रुकेगा अंततः मृत्यु को प्राप्त करेगा। अतः झरना मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ठीक है, इसका प्रश्न क्रमांक 14 का आठों में क्या प्रश्न आया था, दृढ़ता और जड़ता में फर्क को पाठ में किस प्रकार बताया गया है। ये पाठ आपके कोर्स में इस बार है। इसका उत्तर लिखेंगे, दृढ़ता जीवन का आधार है, क्योंकि जीवन वह है जो समय पर अड़ भी सकता है और समय आने पर झुक भी सकता है। हमारे व्यवहार में लचीलापन, समन्वयवादी दृष्टिकोण होना चाहिए, किंतु जड़ता वह है जो अड़ना ही जानती है, झुकना नहीं। औचित्य अनौचित्य का विचार किए बिना जो अड़ जाता है, उसके बिखराव को समेटना अत्यंत ही दुष्कर कार्य है। उदाहरणार्थ, हमारा शरीर नश्वर है किंतु आत्मा शाश्वत है। वह स्थिरता को समेटे हैं, किंतु शरीर में लचीलापन होना आवश्यक है। जब विचारों में लचीलापन होगा तो हमें परिस्थितियों के साथ समन्वय करने में परेशानी नहीं होगी। ये इस प्रश्न का उत्तर है। आगे हम देखते हैं प्रश्न 15 का उत्तर। ठीक है, प्रश्न 15 क्या था, मीरा को जो अमोलक वस्तु मिली है उसके बारे में वे क्या क्या बता रही है, अपने शब्दों में लिखिए। तो ये इसका उत्तर आप लोग लिख सकते हैं। मीरा ने जो राम रतन रूपी धन पाया है वह उन्हें उनके सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। संसार में अपना सब कुछ खोकर उन्होंने जन्म जन्म की पूंजी प्राप्त की है। यह ऐसी संपदा है जिसे ना कोई खर्च कर सकता है, ना चोर उसे चुरा सकता है। इसे जितना खर्च करो यह उससे भी 100 गुना ज़्यादा बढ़ता है। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर की शरण में आकर उन्हें अब किसी की सुध बुध नहीं रही, उनका जीवन सार्थक हो गया है। ठीक है, इसका उत्तर आया था। इसका अथवा का उत्तर देखते हैं, लेखक बनने के लिए शरद बाबू के क्या क्या सुझाव थे। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, लेखक बनने के लिए शरद बाबू ने जो सुझाव दिया है। प्रश्न 16, अपठित गद्यांश का उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से अपठित गद्यांश का उत्तर हमें लिखना चाहिए। ये उत्तर है यहाँ, इसे पढ़ें आप लोग। ठीक है, ये हुआ। और आपकी प्रश्न क्रमांक 17, पत्र लेखन महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग समझिए। पत्र लेखन में हमें पूरे 5 में 5 अंक कैसे मिलेंगे। तो जो शुरुआत होता है, संबोधन स्थान, इसमें जो आप लिखते हैं इसमें 1 अंक निर्धारित होता है। विषय की सटीकता, बीच में मध्य भाग में जो आप विषय को किस प्रकार से सटीक रूप में आप वर्णन करते हैं, इसमें 3 अंक है। और अंतिम अभिनिवेदन, जिसमें आप भवदी आवेदक लिखते हैं। ठीक है, ये इसमें 1 अंक है, कुल मिलाकर 5 अंक है। तो इन बिंदुओं को ध्यान रखते हुए आपको आवेदन पत्र लिखना है, विषय कोई भी हो। ठीक है, निबंध लेखन में भी वही प्रारूप है। आपको पूरे 8 अंक कैसे लेना है, इसका देखिए। प्रारूप में 1 अंक, तो आपको रूपरेखा बनाना है, प्रारूप बनाना है ना। उसके बाद प्रस्तावना में 1 अंक। बिना रूपरेखा के आपको निबंध नहीं लिखना है। ठीक है, रूपरेखा में 1 अंक होता है। विवरण, तर्क, विचार, जो मध्य में आप लोग 3-4 पॉइंट में देने वाले हैं, उसमें 4 अंक होता है। कम से कम 4 पॉइंट इसमें होना चाहिए। ठीक है, और निष्कर्ष या उपसंहार, इसमें 2 अंक होता है।
तो बिना रूपरेखा के, बिना पॉइंट के आपको निबंध नहीं लिखना है। यदि पूरे 8 अंक लेना है तो 8 पॉइंट तो होना ही चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये रहा आपके सन 2020 सीजी बोर्ड के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र और आदर्श उत्तर सहित। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इससे लाभ मिलेगा। तो ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो में मैं सेट बी, सी ये सभी प्रश्न पत्र उपलब्ध कराऊंगा आदर्श उत्तर सहित। ठीक है, धन्यवाद।